17th क्वेश्चन. तो इक्वेशन यूज्ड शुड बी डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी. You have to calculate delta E. Delta E will be equal to delta H minus delta NGRT. अब वैल्यूज डालिए. डेल्टा H is given and that is 7.3 किलो कैलोरीज. डेल्टा NG रिएक्शन में देखिए डेल्टा NG क्या होना चाहिए. प्रोडक्ट्स के गैसियस मोल्स कितने हैं यहाँ पे, हाफ B2 और बाकी सारे सॉलिड्स हैं. तो डेल्टा NG in this reaction is half. So this will be half. R क्या लोगे, R कैलोरीज में होता है 2, लेकिन क्योंकि 7.3 किलो कैलोरीज में लिया तो इसलिए R भी आपको किलो कैलोरीज में लेना पड़ेगा. तो इट विल बी 2 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू द टेम्परेचर. टेम्परेचर क्या गिवन है यहाँ पे, 298 केल्विन इज द टेम्परेचर. सो इट विल बी इनटू 298. So this is the equation. यहां से आप निकालेंगे कि डेल्टा E क्या होगा. डेल्टा E will be equal to delta H minus delta NGRT, and the answer if we calculate this it should be less than 7.3. So exact answer यहाँ पे options में नहीं given है. He has just asked that it will be 7.3 किलो कैलोरीज होगा या more than 7.3 किलो कैलोरीज होगा, less than 7.3 किलो कैलोरीज होगा, और it should be 0. So it has to be less than 7.3 kilocalories. So option is C. Next question, 16th question. Given that half S8 solid plus 6 O2 gas giving you 4 SO3 gas, delta H naught is equal to minus 1590 kilojoules. The standard enthalpy of formation of SO3 is. तो 16th क्वेश्चन में स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात हो रही है SO3 की. अब स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसी भी कंपाउंड की क्या होती है, बाय डेफिनेशन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है कि जब एक मोल किसी भी कंपाउंड का बनता है फ्रॉम इट्स स्टेबल कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस पे लिया जाए दैट विल बी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. सो इस केस में देखिए 4 मोल्स बन रहे हैं SO3 के, और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है, जब एक मोल बनेगा SO3 का तो 4 मोल्स के लिए एनर्जी रिलीज्ड इज माइनस 1590. एक मोल के लिए कितना होना चाहिए, माइनस 1590 डिवाइडेड बाय 4. तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन याद रखना आपने कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है एक मोल के लिए, और स्टैंडर्ड कंडीशंस पे जो होगा दैट विल बी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. तो ये 4 मोल्स के लिए था. 4 मोल्स जब बन रहे हैं तो माइनस 1590 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, या कह सकते हैं कि 1590 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड. एक मोल के लिए एनर्जी रिलीज्ड विल बी माइनस 1590 अपॉन 4. दैट मीन्स स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 विल बी, दिस विल बी इक्वल टू माइनस 397.5 kilojoules per mole. This will be minus 397.5. 17th question, next question. The work done on the system when 1 mole of an ideal gas at 500 Kelvin is compressed isothermally and reversibly to 1/10 of its original volume. He is asking the work done on the system. तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, पहली बात आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए. आंसर हैज टू बी पॉजिटिव. तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल के केस में आपको याद रखना है फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन के लिए, माइनस 2.303 nRT log of V2 upon V1. This formula you have to remember if the volumes are given, and it will be minus 2.303 nRT log of P1 upon P2 अगर pressures are given.
यहां पे V2 क्या है, दिस इज द फाइनल वॉल्यूम, V1 क्या है, दिस इज द इनिशियल वॉल्यूम। ये जो फॉर्मूला है, दिस इज द वर्क डन इन केस ऑफ आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस में जो वर्क डन होता है दैट इज इक्वल टू -2.303 nRT log of V2 upon V1. Now consider this question, 17th question. The work done on the system when 1 mole of an ideal gas at 500 Kelvin is compressed isothermally and reversibly to 1/10 of its original volume. The work done will be equal to -2.303 N, number of moles, 1 mole, so it will be 1. R, he has given the value of R, 2 calories, so it will be 2 calories. Temperature in kelvins, that is 500 Kelvin. Log of final volume, he is saying that compressed isothermally and reversibly to 1/10 of its original volume. अगर V1 को x मान लें तो V2 क्या होगा, x by 10. That means ये क्या वैल्यू आ गई, x cancels out, we are left with log of 1/10. So this will be -2.303 1 into 2 into 500. Log of 1/10 will be log of 1 minus log of 10. Log of 1 is 0, so this cancels out, it is 0. Log of 10 is 1, so it will be minus, or minus minus this becomes plus, so it will be 2 into 500 is 1000 into 2.303, that will be, so this will become plus, this cancels out, the answer will be 1000 into 2.303, this will be equal to 2303 calories. Because R की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलोरीज में ली है, तो 2303 calories will should be the answer. लेकिन answers are given in kilo calories, तो किलो कैलोरीज में it will be equal to divided by 1000, so that will be 2.303 kilo calories. So 17th का D option. Next question, 18th question. The work done by the system in a cyclic process involving 1 mole of an ideal monoatomic gas is -50 kilojoules per cycle. The heat absorbed by the system per cycle is, we have to calculate the value of Q in this case. The 18th question देखिए, you have to use the mathematical form of first law of thermodynamics, that is delta E is equal to Q plus W. Cyclic process है, and you have to remember that cyclic process के लिए this delta E internal energy change will be equal to 0. Delta E will be 0. And in this question, in this equation, delta is the internal energy change, that is 0. Q is the amount of heat absorbed by the system, and W is the work done on the system. Now, the relation between Q and W will be Q is equal to minus W. Here Q is heat absorbed by the system, W is work done on the system. But in this question, he is asking the heat absorbed by the system, that is, he is asking the value of Q, but W in this case is work done by the system is there. So this should be 1 mole of an ideal monoatomic gas is -50, so already the sign is given. The Q will be equal to minus and W will be -50, and this will be equal to Q is equal to 50. Heat absorbed by the system will be equal to 50 kilojoules will be the answer. So in this question we have used the mathematical form of first law of thermodynamics, delta E is equal to Q plus W. Delta E's value will be equal to 0 because cyclic process है, 0 is equal to Q plus W, Q will be equal to minus W. W यहाँ पे is work done on the system. जब यहाँ पे लेंगे आप value of W, क्योंकि इस question में work is done by the system, तो that will be -50 and minus of minus becomes 50, so answer will be 50 kilojoules, 18th का B option. 19th question, for hypothetical reversible reaction half A2 gas plus 3/2 B2 gas giving you
AB3 gas, delta H is equal to minus 20 kilojoules. If standard entropies of A2, B2 and AB3 are 60, 40 and 50 JK inverse mole inverse respectively, the above reaction will be at equilibrium at. टेम्परेचर पूछा है, इक्विलिब्रियम पे कब होगा ये रिएक्शन, दैट इज आस्क्ड। इक्विलिब्रियम पे कब होता है रिएक्शन, व्हेन डेल्टा जी इज इक्वल टू 0। तो डेल्टा जी शुड बी 0 और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जब डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इक्वेशन में आप डेल्टा जी 0 डाल देंगे और टेम्परेचर की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन डेल्टा जी निकालने के उस इक्वेशन में डेल्टा एस चाहिए आपको, तो डेल्टा एस निकालना पड़ेगा आपको इसमें सबसे पहले। इस इक्वेशन के लिए जो रिएक्शन गिवन है, यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस। और डेल्टा एस क्या होता है, डेल्टा एस इज समीशन ऑफ एंट्रोपीज ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस समीशन ऑफ एंट्रोपीज ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो डेल्टा एस विल बी इक्वल टू एंट्रोपीज ऑफ द प्रोडक्ट्स। एंट्रोपीज ऑफ द प्रोडक्ट्स मींस AB3 प्रोडक्ट है यहां पे, AB3 विल बी, कितनी वैल्यू गिवन है देखिए 50, माइनस जो रिएक्टेंट्स हैं हाफ A2 हाफ 60 दैट इज 30, हाफ 60 और रिएक्टेंट के क्या गिवन है देखिए 3/2 B2 और 3/2 इनटू B2 की वैल्यू गिवन है यहां पे 40। So these are the values, एंट्रोपी की वैल्यूज हैं, यहां से डेल्टा एस निकालोगे आप, एंड डेल्टा एस इन दिस विल बी इक्वल टू -40 JK इनवर्स मोल इनवर्स। दिस इज द वैल्यू फॉर डेल्टा एस। अब क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। अब इसने पूछा वो टेम्परेचर निकालिए जहां पे प्रोसेस जो है, ये वाला रिएक्शन जो है दैट इज एट इक्विलिब्रियम। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इस इक्वेशन में आप वैल्यू डाल दें, इक्विलिब्रियम पे जब होगा तो डेल्टा जी विल बी 0, दिस इज 0, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इस इक्वेशन से टी निकालिए तो टी डेल्टा एस विल बी इक्वल टू डेल्टा एच एंड टी विल बी इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। अगर वैल्यूज डाल दें, डेल्टा एच इज गिवन -20 किलो जूल्स। अब यहां पे माइंड में रखना है कि डेल्टा एच किलो जूल्स में, डेल्टा एस जूल्स में आ रहा है, तो यूनिट्स दोनों इक्वल होने चाहिए। तो -20 जो डेल्टा एच है उसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम जूल्स में इनटू 1000 डिवाइडेड बाय -40, सो दिस विल बी 500 केल्विन। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने डेल्टा एस की वैल्यू निकाली है। डेल्टा एस होता है समीशन ऑफ एंट्रोपीज ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस समीशन ऑफ एंट्रोपीज ऑफ द रिएक्टेंट्स, दैट केम आउट टू बी -40 JK इनवर्स मोल इनवर्स। एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन में वैल्यूज डाली और बोला इसने प्रोसेस शुड बी एट इक्विलिब्रियम, तो डेल्टा जी शुड बी 0, सो इट विल बी 0 is equal to delta H minus T delta S, T will be delta H upon delta S। यहाँ पे this was in joules और delta H is in kilojoules, तो उसको भी convert किया into joules by multiplying that with 1000, तो 20 into 1000 divided by -40, it is equal to 500 Kelvin। Next question, 20th question is delta H naught F, standard enthalpies of formations of NF3 is -113 kilojoules per mole and NF bond energy is 27 kilojoules per mole if N triple bond N and F single bond F bond energies are in the ratio 6:1, their magnitudes will be. He is asking the values of bond energies of N triple bond N and F single bond F. तो आपको एक चीज पता है, रिएक्शन देखिए, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NF3 के लिए क्या रिएक्शन होगा। NF3 का एक मोल बनवाना है आपने, कहां से बनेगा,
हाफ N2 गैस से प्लस 3/2 F2 से. So you have to write the first equation first of all for the formation of NF3 और NF3 के एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है. दैट मीन्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो होती है एक मोल के लिए होती है, इसलिए इक्वेशन विल आल्सो बी रिटन फॉर 1 मोल ऑफ NF3. So 1 मोल ऑफ NF3 ऐसे बनता है फ्रॉम हाफ N2 प्लस 3/2 F2 से. और इसके लिए जो डेल्टा H वैल्यू होगी बॉन्ड एनर्जीज और बॉन्ड एंथैल्पीज की फॉर्म में, डेल्टा H इज इक्वल टू समीशन ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस समीशन ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट्स. तो ये यही एक इक्वेशन है बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जीज वाली, जिसमें रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स गिव यू द वैल्यू ऑफ डेल्टा H. तो इसमें देखिए बॉन्ड एनर्जीज ऑफ द रिएक्टेंट्स मींस हाफ bond energy of N triple bond N, because N2 means N triple bond N, plus 3/2 bond energy of F single bond F, these are the reactants, minus bond energy of the products NF3. कितने NF bonds आ रहे हैं इसमें? 3 NF bonds आ रहे हैं, तो that will be minus 3 bond energy of NF. So delta H जो वैल्यू है that is given in this case, और that is equal to minus 113 kilojoules per mole, and minus 113 kilojoules जो है that is equal to half bond energy of N triple bond N, and that has to be calculated. और इसने कहा है कि N ट्रिपल बॉन्ड N और FF की जो बॉन्ड एनर्जीज हैं दे आर इन द रेशियो ऑफ 6:1. तो अगर इसको ले लें 6x, तो दैट विल बी FF वाली क्या होनी चाहिए? दैट विल बी x ओनली. तो दिस इज 6x प्लस 3/2x माइनस थ्राइस बॉन्ड एनर्जी ऑफ NF, एंड दिस इज गिवन, दिस वैल्यू इज गिवन. NF बॉन्ड एनर्जी देखिए 27 गिवन है, तो दिस विल बी 27 into 3 into 27. एक इक्वेशन बन जाएगी इसमें. x की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस इक्वेशन, एंड इफ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम दिस इक्वेशन दैट विल बी इक्वल टू 7.11. x will be equal to 7.11 kilojoules per mole. So what is x? X is the bond energy of FF bond. What will be bond energy of N triple bond N? That will be 6 times bond energy of FF. तो इसका 6 times कर दें, that will give the bond energy of N triple bond N. तो 6 times of this will be 6 into 7.11 is equal to 42.66 kilojoules per mole. तो इस क्वेश्चन में देखिए आई हैव जस्ट यूज द फॉर्मूला डेल्टा H जो होता है दैट इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जीज ऑफ द रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जीज ऑफ द प्रोडक्ट्स. पर यहाँ पे एक सबसे पहले आपको रिएक्शन लिखना है, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो गिवन है दैट इज इंफॉर्मेशन इज गिवन फॉर द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NF3. NF3 का जब एक मोल बनता है वो कैसे बनता है पहले आपको वो लिखना है. तो NF3 बनता है हाफ N2 प्लस 3/2 F2 से, और डेल्टा H फॉर दिस विल बॉन्ड एनर्जीज ऑफ द रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जीज ऑफ द प्रोडक्ट्स. डेल्टा H इज गिवन, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NF3 इज गिवन, दैट इज minus 113 kilojoules per mole. This will be equal to bond energies of the reactants, that is N triple bond N का half of bond energy of N triple bond N plus 3/2 bond energy of F minus NF, यहाँ पे 3 बॉन्ड्स है इसलिए -3 बॉन्ड एनर्जी ऑफ NF. अब वैल्यूज डाल दी मैंने. FF और NN का बोला था इसने, जो रेशियो है N ट्रिपल बॉन्ड N और FF का दैट इज 6:1. तो इसको x ले लिया तो दिस विल बी 6x, और दिस इज गिवन दैट इज 27. अब एक इक्वेशन बन गई है, यहां से आपने x निकाला. x विल बी बॉन्ड एनर्जी ऑफ F सिंगल बॉन्ड F, that is 7.11. So 6 times of this 7.11 will give you the bond energy of N triple bond N. So answer, correct option of 20th question will be C option, 42.66 kilojoules per mole and 7.11 kilojoules per mole.
Next question is 21st question. 9 gram of water is vaporized under reversible conditions at its boiling point of 100 degrees Celsius and at an external constant pressure of 1 atmosphere. If enthalpy of vaporization of water is 41.5 kilojoules per mole, which of the following thermodynamic changes will be 0? So in this question देखिए कि 9 gram of water is vaporized under reversible conditions. So it is 21st question, under reversible conditions at its boiling point of 100 degree Celsius. तो जो boiling point है उस पे जो liquid होगा और vapors होंगे they will be at equilibrium. So equilibrium conditions पे what thermodynamic quantity should be 0? So it has to be delta G. Delta G will be equal to 0 in this case. Otherwise we also know that delta S जब vaporization हो रही होती है तो entropy change during the vaporization is equal to delta H upon the temperature, that is the boiling point. So delta H from this is equal to T delta S. Delta H की वैल्यू निकल गई T delta S and we know that delta G is equal to delta H minus T delta S. तो delta H की वैल्यू यहाँ पे डाल दें ये वाली T delta S minus T delta S, that means delta G will be equal to 0. So it will be D option 21st का answer, correct answer is option D. 22nd question, the reaction given below, barium chloride solid plus twice H2 liquid giving you barium chloride dot 2 H2O solid. Delta H is equal to minus x kilojoules in this case. The value of delta H represents, so this is enthalpy of hydration. Enthalpy of hydration क्या होती है कि जब एक मोल किसी भी solid का anhydrous form उसकी gets converted into its hydrated form. तो जब एक मोल किसी solid का gets converted into its hydrated form, the enthalpy change associated with that process is known as enthalpy of hydration. So इस क्वेश्चन में देखिए बेरियम क्लोराइड was solid, it is anhydrous form. इसमें दो मॉलिक्यूल्स H2O के लगे हैं साथ में और बेरियम क्लोराइड has got converted into its hydrated form. So enthalpy change उसके साथ given है minus x kilojoules. That means that much amount energy has been released, x kilojoules amount of energy has been released in this case. The value of delta H in this represents enthalpy of hydration. 23rd question, 250 milliliters of 0.1 molar HCl and 250 milliliters of 0.1 molar KOH, both being at the same temperature, are mixed thoroughly and the temperature rise is found to be delta T1. If the experiment is repeated using 500 milliliter each of the two solutions and delta T2 is the temperature rise, then which is true? तो वैसे तो मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि फर्स्ट केस में अब एसिड्स और बेसिस तो दोनों में सेम है, चेंज कहां पे लेके आ रहा है सेकंड केस में बोलता कि ऊपर तो है 250 मिलीलीटर HCl का 250 मिलीलीटर KOH का, उनको कंबाइन किया है, टोटल वॉल्यूम बन रही है 500 मिलीलीटर्स और उस केस में जो टेम्परेचर राइज है दैट इज इक्वल टू डेल्टा T1. नीचे वाले केस में देखिए जो सेकंड एक्सपेरिमेंट है उसमें 500 मिलीलीटर दोनों का लिया है एंड डेल्टा T2 इज द टेम्परेचर राइज. अब सेकंड केस में और फर्स्ट केस में, क्योंकि सेकंड केस में वॉल्यूम जो है दैट हैज आल्सो बिकम डबल, तो सेकंड केस में वैसे तो हीट इवॉल्व्ड विल बी मोर, सेकंड केस में हीट इवॉल्व्ड विल बी मोर, दैट विल बी डबल, लेकिन क्योंकि वॉल्यूम भी डबल है सेकंड केस में इसलिए जो टेम्परेचर राइज है दैट विल बी इक्वल इन बोथ द केसेस, डेल्टा T1 विल बी इक्वल टू डेल्टा T2. अब अगर मैथमेटिकली देखना है कि कैसे किए जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो दिस इज फर्स्ट केस देखिए आप, केस 1 HCl है और दूसरा सेकंड बेस इज KOH एंड बोथ आर गेटिंग मिक्स्ड टू फॉर्म क्या क्या बनेगा KCl और H2O.
KCl plus H2O। फर्स्ट में देखिए 0.1 मोलर है ये HCl दैट इज गेटिंग मिक्स्ड विद 0.1 मोलर KOH सॉल्यूशन। 0.1 मोलर इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू हाउ मेनी मिलीलीटर्स? अगर मोल्स निकालने हो तो कैसे निकालेंगे आप? इसका 250 मिलीलीटर लिए, इसके भी 250 मिलीलीटर लिए, 250 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर HCl, तो उसमें मोल्स कितने होंगे HCl के? कैसे निकाले जाते हैं? आपने बेसिक कंसेप्ट में किया ये मोल कंसेप्ट में 1000 मिलीलीटर ऑफ HCl मींस दैट विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू 0.1 मोल्स ऑफ HCl। 1000 मिलीलीटर में 0.1 मोल्स होंगे HCl के। यहां पे बात कितने की हो रही है? 250 मिलीलीटर्स की। तो 250 मिलीलीटर्स में कितने मोल्स होंगे? 0.1 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 250, दिस विल बी इक्वल टू 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2। तो इसके देखिए कितने मोल्स आ रहे हैं HCl के? 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2। इसके कितने आ रहे हैं? 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2। इसके भी उतने ही आएंगे। और इन दोनों को मिक्सअप किया गया है और फिर बात हो रही है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की, कितनी हीट निकलेगी। दैट विल बी नोन फ्रॉम द इक्वेशन Q इज इक्वल टू mCt। Q1 इज इक्वल टू m1c डेल्टा T1। अब वैसे तो दिस इज मास, लेकिन हमें पता है रिलेशन डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, और दिस विल बी मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो इंस्टेड ऑफ मास, क्योंकि हमने रेशियो लेना है Q1 और Q2 का, तो यहां पे मास की जगह पे हम वॉल्यूम भी ले सकते हैं। प्रोपोर्शनल होते हैं, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो इंस्टेड ऑफ मास, क्योंकि डेंसिटी के बारे में कुछ नहीं गिवन, तो वी विल टेक जस्ट द वॉल्यूम इन दिस केस। Q1 विल बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड इन फर्स्ट केस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम कितनी आ रही है? 250 मिलीलीटर ऑफ दिस एंड 250 मिलीलीटर ऑफ दिस, दैट विल बी 500 मिलीलीटर। C in both the cases will be same, and this is delta T1. This is the case 1. Q1 is equal to 500 C delta T1. सेकेंड केस जो है उसमें ऑलमोस्ट सारा कुछ ये तो सेम है, HCl है, KOH है, ये सारा कुछ सेम है, लेकिन वहां पे डिफरेंस क्या है कि 500 मिलीलीटर ऑफ HCl इज कंबाइनिंग विद 500 मिलीलीटर ऑफ KOH। तो दिस विल बी, यहां पे आया 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2, एंड दिस वाज आल्सो 2.5 इंटू 10 रेज टू माइनस 2। सेकेंड केस में भी आपने जैसे यहां पे निकाला 1000 मिलीलीटर में 0.1 मोल, उसमें 500 मिलीलीटर में कितने मोल्स होंगे वो निकालना है, और 500 मिलीलीटर में वहां पे आएंगे 5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2, दिस इज HCl, और सेकेंड इज KOH, दिस विल बी 5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 ओनली। तो Q2 इन सेकेंड केस विल बी इक्वल टू, वॉल्यूम लेंगे m की जगह यहां पे, अब V2 लेंगे वहां पे, V2 विल बी 500 ऑफ दिस, 500 ऑफ दिस, दैट इज 1000 मिलीलीटर इंटू C इंटू डेल्टा T2। लेट इट बी फर्स्ट इक्वेशन, लेट इट बी सेकेंड इक्वेशन। अब आपको पता है कि यहां पे जितने नंबर ऑफ मोल्स न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, दैट इज 2.5 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 इज गेटिंग न्यूट्रलाइज्ड विद 2.5 इंटू 10 रेज टू माइनस 2। यहाँ पे 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 मोल्स ऑफ HCl आर गेटिंग न्यूट्रलाइज्ड विद 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 मोल्स ऑफ KOH। इसमें मोल्स देखिए डबल है इसके, वहां पे सेकंड केस में मोल्स जो हैं जो न्यूट्रलाइज हो रहे हैं H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के, वो डबल हैं। तो हीट इवॉल्व्ड सेकंड केस में Q2 विल बी डबल ऑफ Q1, दैट मीन सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी? दिस विल बी 2Q1 इज इक्वल टू 1000 इंटू C इंटू डेल्टा T2, लेट इट बी 2 डैश। अब क्या करना है आपने कि फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दिए, फर्स्ट को सेकंड डैश से डिवाइड कर दीजिए, और डेल्टा T1 और डेल्टा T2 के बीच में रिलेशन आ जाएगा एंड इट विल बी इक्वल। डेल्टा T1 विल कम आउट टू बी डेल्टा T2। ये तो मैथमेटिकल बताया मैंने, पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट आपने वॉल्यूम्स का रिलेशन देख लेना है। इस क्वेश्चन को फिर से देखिए, 250 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर HCl and 250 milliliter of 0.1 molar KOH, both being at the same temperature, are mixed thoroughly and the temperature rise is found to be delta T1. First case में temperature rise is delta T1,
if the experiment is repeated using 500 milliliter each of the two solutions and delta T2 is the temperature rise, then what is true? सबसे पहले इतना तो करना ही पड़ेगा कि नंबर ऑफ मोल्स आपको कैलकुलेट दोनों के करने पड़ेंगे। जैसे ये निकाला मैंने 1000 मिलीलीटर में फर्स्ट केस में 0.1 मोल्स हैं HCl के, तो 250 में कितने होंगे? 2.5 इंटू 10⁻², इसके भी 2.5 इंटू 10⁻²। सेकेंड केस में भी वैसे ही निकालना है आपने 5 इंटू 10⁻² एंड 5 इंटू 10⁻²। जो इनके बीच में रिलेशन आ रहा है ये डबल हैं एज कंपेयर टू दीज। डबल हैं तो हीट इवॉल्व भी डबल होगी, लेकिन हीट इवॉल्व डबल होगी उसके साथ साथ वॉल्यूम भी वहां पे डबल है, तो टेम्परेचर में जो राइज आएगा वो जो वॉल्यूम में डबल आ रहा है यहाँ पे, वॉल्यूम क्योंकि डबल है तो इसलिए टेम्परेचर में जो राइज आना था वो इक्वल आएगा दोनों में, बिकॉज हीट इवॉल्व इज डबल। अगर पूछा होता हीट इवॉल्व सेकंड में और फर्स्ट में क्या रिलेशन है, तो हीट इवॉल्व इन द सेकंड विल बी डबल ऑफ द फर्स्ट केस, लेकिन टेम्परेचर में जो राइज है दैट विल बी इक्वल इन बोथ द केसेस, बिकॉज सेकंड में वॉल्यूम भी तो डबल है। और अदरवाइज मैथमेटिकली Q1 इज इक्वल टू M1C डेल्टा T1। Q इज दी दिस इज हीट एंड दिस इज टेम्परेचर में जितना राइज आ रहा है, C इज दी हीट कैपेसिटी एंड M1 इज दी मास। लेकिन मास के बारे में कोई यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, सो वी हैव just put volume of the solution in instead of the mass, because ultimately हमने रेशियो लेना है दोनों का, so it will not be exactly equal क्योंकि डेंसिटी भी कंसिडर होनी थी, तो we can take in this case this to be equal to volume into C into delta T1, और सेकेंड में भी Q2 is equal to volume into C into delta T2, और अल्टीमेटली रेशियो लिया and delta T1 is equal to delta T2, आंसर is C। 24th question, for the transition C diamond to C graphite, delta H is minus 1.5 kilojoules, it follows that। इस क्वेश्चन में देखिए जब C डायमंड जो है C ग्रेफाइट में चेंज हुआ तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई है? 1.5 किलोजूल्स एनर्जी रिलीज हुई है, क्योंकि डेल्टा H इज नेगेटिव, दैट मीन्स हीट इवॉल्व हुई है। हीट इवॉल्व का मतलब ये है कि सी ग्रेफाइट का जो हीट कंटेंट है वो कम है एज कंपेयर टू दैट ऑफ डायमंड, सी डायमंड। तो हीट कंटेंट क्योंकि ग्रेफाइट का कम है तो उसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो ज्यादा होगी, तो इसलिए ग्रेफाइट इज स्टेबलर देन डायमंड बिकॉज इट्स हीट कंटेंट इज लेस देन दैट ऑफ द सी डायमंड। So 24th का A option, graphite is stabler than diamond. Next question is 25th question. Enthalpy of vaporization of water is 40.5 kilojoules per mole. So enthalpy of vaporization of water is given and that is 40.5 kilojoules per mole. And he has given that if average bond energy of OH bond in H2O is 456 kilojoules per mole, which of the following represents delta H naught formation of water? डेल्टा H naught formation of water के लिए कौन सी इक्वेशन चाहिए आपको? आपको चाहिए ये इक्वेशन H2O liquid। कहां से बनेगा? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स स्टेबल constituent elements। So H2 liquid जो है that will be formed from H2 gas plus half O2 gas। ये इक्वेशन है, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। दिस corresponding to this equation जो डेल्टा H आएगा that will be the enthalpy of formation of H2 liquid। So this is the required equation and information given जो है that is average bond energy of OH bond in H2O is 456 kilojoules। तो H2O की bond energy के बारे में information given है, तो H2 dissociate कैसे हो सकता है? It will dissociate into 2H gas plus O gas। जब भी बॉन्ड एनर्जी की बात हो रही है तो गैसियस की बात हो रही है, तो H2 गैस इज गेटिंग डिसोसिएटेड इनटू 2H गैस प्लस O गैस एंड डेल्टा H फॉर दिस रिएक्शन विल बी बॉन्ड एनर्जीज ऑफ द रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स में कितने OH आ रहे हैं?
OH बॉन्ड्स कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, तो इट विल बी ट्वाइस बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH माइनस प्रोडक्ट्स में कितनी बॉन्ड एनर्जीज हैं, कोई भी नहीं एटॉमिक फॉर्म में, तो डेल्टा H इज ट्वाइस बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH and he has given that average bond energy of OH bond in H2O gas H2O is 456, so that means this is given 2 into 456, that is delta H, and that will be equal to this can be calculated, और इसके बारे में अगर इसको हम अपोजिट साइड ले भी जाएं इक्वेशन से, तो वी आर नॉट कमिंग अप टू दिस इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन तो ये है, लेकिन इंफॉर्मेशन जो गिवन है दैट इज रिगार्डिंग बॉन्ड एनर्जीज ऑफ OH, और जब भी बॉन्ड एनर्जीज गिवन होती हैं, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक मोल बॉन्ड्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप बिटवीन द एटम्स इन द गैसियस स्टेट, या फिर इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड जब एक मोल बॉन्ड बनता है कोई पर्टिकुलर टाइप का फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट गैसियस एटम्स। तो H2O गैस जब डिसोसिएट हो रहा है 2H गैस प्लस O गैस में, डेल्टा H विल बी इक्वल टू ट्वाइस बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH, क्योंकि 2 बॉन्ड्स आ रहे हैं, OH की बॉन्ड एनर्जी गिवन है 456 into 2, यहां से इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H निकल जाएगा, इसके लिए निकल गया तो अपोजिट साइड के लिए भी निकल जाएगा कि 2H गैस प्लस O गैस विल गिव यू H2O गैस, बट वी कैन नॉट कम टू दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन इस इंफॉर्मेशन से नहीं निकाली जा सकती, सो वी कैन नॉट कैलकुलेट द बॉन्ड एनर्जी, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन गिवन है, एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड इज गिवन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन ऑफ वाटर, सो किसी भी हालत में वी कैन नॉट कम अप टू दिस इक्वेशन बाय यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन। एक और चीज भी गिवन है कि एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, चलो उसको भी लिख के देख लेते हैं, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है, H2 लिक्विड का H2O gas, and this is corresponding to this delta H is given, that is 40.5 kilojoules। तो ये इक्वेशन, इसके लिए डेल्टा H पता चल गया, इसके लिए पता चल गया, इन दोनों को यूज करके अभी भी हम वी कैन नॉट कम अप टू दिस इक्वेशन, सो दिस data is not sufficient to find out the value of delta H naught formation of water, so answer has to be D, none of these। 25th का answer will be D, none of these। Next is 26th question, the heat measured for a reaction in a bomb calorimeter is, तो bomb calorimeter एक ऐसा apparatus होता है जिसमें volume of the apparatus does not change, volume of the system does not change, तो heat measured for a reaction in a bomb calorimeter, heat measured at the constant volume is equal to delta E, so it will be delta E change in the internal energy। 26th का answer has to be C। 27th, human body is an example of open system, इट इज एन ओपन सिस्टम। आपने कई बार सुना राहुल द्रविड़ खेल रहा है, क्रिकेट मैच खेल रहा है जी, उसका वेट है वैसे 65 और पूरा दिन खेलता रहा और शाम को उसका वेट मेजर किया गया, इट केम आउट टू बी जस्ट 60। 5 kg कहाँ गया, 5 kg हैज डिसअपीयर्ड। जब पसीना पड़ा उसको तो जो पर्सपिरेशन हुई है उसकी फॉर्म में उसका एनर्जी एक्सचेंज हुई विद द सराउंडिंग्स, तो उसका वेट कम हो गया। दैट मीन्स ह्यूमन बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ एन ओपन सिस्टम, इट कैन एक्सचेंज एनर्जी एज वेल एज मैटर विद द सराउंडिंग्स। सो आपने याद रखना है ह्यूमन बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम, आंसर विल बी ए इन दिस केस। 28th क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मोल ऑफ अ नॉन आइडियल गैस अंडरगोज अ चेंज ऑफ स्टेट, और स्टेट गिवन है पहले वाली 2 एटमॉस्फेयर 3 लीटर्स 95 केल्विन टू 4 atmosphere 5 liters to 45 Kelvin with a change in internal energy delta U equal to 30 liter atmosphere, then delta H for the process in liter atmosphere is, you have to calculate delta H, delta U, that is internal energy change. Internal energy change sometimes it is written as delta E and in some questions it is written as delta U. So delta U, that is internal energy change, is given and you have to calculate the value of delta H in this question. आपको पता है this equation H is equal to E plus PV और H is equal to U plus PV, and delta H will be equal to delta U plus P1 V1
P2 V2 माइनस P1 V1। चेंज कितना हुआ? अगर चेंज निकालना है, डेल्टा एच निकालना है इस इक्वेशन में, डेल्टा एच विल बी डेल्टा यू प्लस पीवी में चेंज P2 V2 माइनस P1 V1। तो डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा यू इज गिवन, उसकी वैल्यू डाल दें हम अगर 30 लीटर एटमोस्फेयर प्लस व्हाट इज P2 एंड व्हाट इज V2। सेकेंड स्टेट देखिए, P2 इज 4 एंड V2 इज 5 माइनस फर्स्ट स्टेट देखिए, P1 is 2 and V1 is 3, so this will be equal to 30 plus 20 minus 6, that is 14 आ गया ये। 30 plus 14 that will be 40 liter atmosphere। So you have to use this equation, delta H is equal to delta U plus P2 V2 minus P1 V1 because pressure and volume both are changing। जो हम पहले इक्वेशन करते थे ये वाली, डेल्टा H is equal to डेल्टा U या डेल्टा E plus P डेल्टा V, this is the equation when pressure is constant। लेकिन यहाँ पे प्रेशर चेंज हो रहा है। देखिए फर्स्ट स्टेट पे प्रेशर इज 2 एटमोस्फेयर, सेकेंड स्टेट में प्रेशर इज 4 एटमोस्फेयर। सो यू हैव टू यूज दिस इक्वेशन, instead of that equation you have to use this equation, delta H is equal to delta U plus P2 V2 minus P1 V1। So 28th का answer will be C, 44 liter atmosphere। Next question is 29th question, when 1.8 gram of steam at the normal boiling point of water is converted into water। अब steam यहाँ पे convert हो रहा है water में, it is condensation at the same temperature, enthalpy and entropy changes respectively will be, delta H vaporization for water is equal to 40.8 kilojoules per mole। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जहाँ पे पजल किया है, बस एक ही पॉइंट पे पजल किया गया है यहाँ पे कि डेल्टा H वेपराइजेशन गिवन है वाटर का, तो वेपराइजेशन मीन्स लिक्विड से गैस बनना। लेकिन जो इंफॉर्मेशन है ऊपर देखिए, व्हेन 1 ग्राम ऑफ स्टीम एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वाटर, तो स्टीम इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वाटर, गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, और enthalpy and entropy changes respectively will be, he is asking for। 29th question देखिए, so what should be delta H। पहली बात, डेल्टा H जो होता है वेपराइजेशन ऑफ वाटर, दैट इज गिवन 40.8 किलो जूल्स पर मोल। एक मोल वाटर को अगर वेपराइज करवाना है, एक मोल H2O लिक्विड को अगर वेपराइज करवाना है, तो उसके लिए एनर्जी जो देनी पड़ रही है वो है 40.8 किलो जूल्स। एक मोल मीन्स 1 मोल ऑफ वाटर मीन्स हाउ मेनी ग्राम्स, 1 मोल ऑफ H2O मीन्स 18 ग्राम्स। पूछा कितने के लिए है? 1.8 ग्राम के लिए। 18 ग्राम के लिए, 18 ग्राम अगर H2O लिक्विड को H2O गैस बनाना है तो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है 40.8 किलो जूल्स। बट इज आस्किंग फॉर 1.8 ग्राम्स। 1.8 ग्राम्स के लिए कितनी प्रोवाइड करनी पड़ेगी? 40.8 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 1.8 एंड दिस विल बी 4.08। तो जल्दी में स्टूडेंट्स क्या आंसर करते हैं कि 4.08 विल बी द आंसर, बट दिस विल नॉट बी द आंसर बिकॉज इतनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी अगर 1.8 ग्राम H2O लिक्विड को कन्वर्ट करना है 1.8 ग्राम ऑफ H2O गैस में। लेकिन उसने कहा क्या है? उसने पूछा है कि 1.8 ग्राम जब गैस विल गेट कन्वर्टेड इनटू H2O लिक्विड, कंडेंसेशन जब होगी तब कितनी एनर्जी एंथैल्पी चेंज होगी इस प्रोसेस के साथ। तो इसके लिए लिक्विड टू गैस के लिए डेल्टा H 1.8 के लिए इफ इट इज 4.08, तो अपोजिट प्रोसेस के लिए इट विल बी -4.08। So answer has to be -4.08 वाला होना चाहिए, लेकिन ये वाली ऑप्शंस भी दो हैं, B and C, so हमें डेल्टा S भी निकालना पड़ेगा। So first answer will be -4.8 kilojoules for 1.8 gram, and we have to calculate delta S also, and delta S you know is equal to delta H upon the temperature जिस पे की फेज चेंज हो रही है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है देखिए गैस टू लिक्विड,
तो ये किस टेम्परेचर पे होगा? 100 डिग्री सेल्सियस पे. 100 डिग्री सेल्सियस मींस किस केल्विन्स पे होगा? 373 केल्विन पे. So this will be temperature will be 373. But what about delta H? Delta H will be minus 4.08, but this is in kilojoules. But the answers देखिए वहां पे डेल्टा एस वाले जितने भी आंसर्स हैं दे आर इन जूल्स. तो इसको कन्वर्ट कीजिए आप जूल्स में, इन 2000 कीजिए और आंसर विल बी इक्वल टू माइनस 10.93 जेके इनवर्स मोल इनवर्स. So this was the question. This was very tricky question in fact, because in this case steam is getting converted into water और information जो given है that is 1 mole of liquid को अगर convert करना है 1 mole of H2 gas में, that is delta H vaporization is given. तो 18 ग्राम convert करने के लिए 40.8 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ती है. 1.8 के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? that is 4.08 किलो जूल्स. लेकिन कंडेंसेशन के लिए it will be minus 4.08 किलो जूल्स. And delta S corresponding to this will be delta H upon T, and temperature जिस पे phase transformation होती है liquid to gas वाली phase transformation होती है in case of H2, that temperature is 100 degree Celsius, that is 373 Kelvin. This has been converted into joules because answers are in joules, so it will be converted into joules in 2000, and this is equal to delta S is equal to minus 10.93 JK inverse. 29th का C option. 30th question, the enthalpy of combustion of 2 moles of benzene at 27 degrees Celsius differs from the value determined by bomb calorimeter by. तो 30th question देखिए. अब यहां पे माइंड में रखना आपने एंथैल्पी ऑफ कंबशन वैसे 1 मोल के लिए होती है डेफिनेशन वाइज, लेकिन यहां पे इसने मेंशन कर रखा है कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ बेंजीन. तो दैट मींस जब इक्वेशन लिखनी है आपने तो 2 मोल्स ऑफ बेंजीन के लिए लिखनी है, 2C6H6 लिक्विड के लिए लिखनी है आपने. और इसकी कंबशन कैसे होती है? कंबशन होती है O2 के साथ इसको बर्न करें, अगर O2 गैस के साथ बर्न करें तो क्या बनता है? हाइड्रोकार्बन के बर्न करने पे इट इज ऑलवेज CO2 गैस एंड H2O लिक्विड. अब बैलेंसिंग कीजिए, कितने कार्बन है इस साइड? 12 कार्बन. तो CO2 के साथ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 12 CO2. अब आप आइए हाइड्रोजन्स पे. हाइड्रोजन यहां पे कितने हैं? 12 हाइड्रोजन्स. उस साइड 12 करने के लिए इट हैज टू बी 6 H2O. ऑक्सीजन्स चेक कीजिए, ऑक्सीजन बैलेंस्ड है कि नहीं? तो 2 ऑक्सीजन्स एंड इन दिस केस 24 प्लस 6 दैट इज 28. तो यहां भी 28 करना है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 30 ऑक्सीजन्स ऑन द राइट हैंड साइड. तो यहां भी आपने 30 करना है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 15. अब इस क्वेश्चन में देखिए, ही इज आस्किंग दैट the enthalpy of combustion of 2 moles of benzene at 27 degrees Celsius differs from the value determined by the bomb calorimeter by. bomb calorimeter से जो enthalpy of combustion निकलेगी that will be delta E, और वैसे जो निकाल रहे हैं that is delta H. that means he is asking for delta H minus delta E. he is asking for this value, difference between the enthalpy of combustion of 2 moles of benzene, that is how much it differs from the value determined by the bomb calorimeter, or this is the value determined by the bomb calorimeter. He is asking for delta H minus delta E. So this will be equal to delta H minus delta E will be equal to delta NgRT. What is delta Ng for this reaction? For this reaction delta Ng, products में gaseous moles 12 minus 15. So delta Ng will be -3. R की वैल्यू, क्योंकि आंसर्स आर इन किलो जूल्स, R की वैल्यू होती है 8.314 जेके इनवर्स मोल इनवर्स. सो इट विल बी 8.314 किलो जूल्स में आंसर्स हैं, तो इसको आप डिवाइड कीजिए 1000 से. सो टेम्परेचर इज इन केल्विन्स. किस टेम्परेचर पे है? 27 डिग्री सेल्सियस पे. तो 27 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा? ये 300 केल्विन. 27 प्लस 273 इज 300.
So this you have to calculate, that will give you the difference delta H minus delta E, and if we calculate this, this should be equal to minus 7.483 kilojoules. This is the answer, and this is the B option, minus 7.483 kilojoules. 31st question, an ideal gas undergoing expansion in vacuum shows. So it will be work equal to 0. वर्क विल बी जीरो. अगर अगेंस्ट वैक्यूम एक्सपेंशन हो रही है तो सिस्टम को कोई भी रिपल्शन नहीं मिल रही, कोई भी अपोजिंग फोर्स नहीं मिल रही, एंड वी नो दैट एक्सटर्नल प्रेशर वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी. अब मान लीजिए ऐसे करके ये सिस्टम है, कोई इसमें गैस है और बाहर जो है दैट इज वैक्यूम, दैट मीन्स पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0. तो कोई अगर बाहर से अपोजिंग फोर्स ही नहीं मिल रही है तो गैस विल एक्सपैंड इजीली विदाउट एनी इनहिबिशन. इट विल नॉट बी फोर्स्ड बाय, इट विल नॉट बी अपोज्ड बाय एनीथिंग, बिकॉज आउटसाइड क्या है, वैक्यूम है. सो पी एक्सटर्नल इज 0. सिंस पी एक्सटर्नल इज 0 तो वर्क डन इन दिस केस विल बी इक्वल टू 0. सो 31st का बी ऑप्शन W इज इक्वल टू 0. 32nd question, standard enthalpy of combustion of CH4 is equal to minus 890 kilojoules per mole and standard enthalpy of vaporization of water is equal to 40.5 kilojoules per mole. Calculate the enthalpy change for the reaction CH4 gas plus twice O2 gas giving you CO2 gas plus twice H2O gas. ऐसे questions में जो information given है वो लिख लीजिए पहले तो. 32nd क्वेश्चन, तो देखिए सबसे पहली इक्वेशन जो गिवन है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CH4 गिवन है आपको. तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन CH4 गैस की कंबशन कैसे होनी है, 1 मोल के लिए करवानी है आपने. O2 गैस विल गिव यू CO2 एंड H2O liquid. CO2 is gas and this O2 is also gas, and if we this has to be balanced also. C is 1, C is 1, then come to hydrogens. Hydrogens are 4 and this will be 2. Now come to oxygens, 2 oxygens and 2 oxygens, 4 oxygens. तो यहाँ पे 2 से आपको multiply करना पड़ेगा. This is the balanced chemical equation and this is for 1 mole and enthalpy of combustion has to be for 1 mole. And this value, इसके लिए जो delta H है that is given and that is equal to minus 890 kilojoules. Now second equation he has given that standard enthalpy of vaporization of water, कैसे होती है vaporization, H2O liquid to H2O gas, and this is also given, delta H for this is equal to 40.5 kilojoules per mole. So this is for 1 mole, this is also for 1 mole, and is asking enthalpy change for the reaction. The required equation is CH4 gas plus twice O2 gas giving you CO2 gas plus twice H2O gas. तो इस क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सबसे पहली गलती तो ये करते हैं कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन सोचते हैं इस वाली इक्वेशन को ही, बट दिस इक्वेशन इज नॉट द इक्वेशन फॉर एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CH4 गैस. क्यों नहीं है, बिकॉज एंथैल्पी ऑफ कंबशन कैलकुलेशन करते हैं CH4 गैस की, जो बनेंगे आगे देखिए प्रोडक्ट CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड. एंथैल्पी ऑफ कंबशन के लिए जब इक्वेशन लिखी जाती है तो इट इज H2O लिक्विड, नॉट H2O गैस. So this equation is different. This is not for enthalpy of combustion. You have to use these two equations. This, let it be first equation, let it be second equation, and you have to come up to this required equation by using the first two equations. तो देखिए कैसे आप फर्स्ट टू इक्वेशन को यूज करके थर्ड इक्वेशन पे पहुंच सकते हो, फाइनल इक्वेशन पे आ सकते हो. जस्ट एड अप दीज टू इक्वेशंस. अगर इनको एड अप कर देंगे आप तो एक प्रॉब्लम आ रही है कि एड अप करने पे यहां 2 H2O लिक्विड है, यहां पे सिंगल H2O लिक्विड है.
तो एक काम करना पड़ेगा आपको कि यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन विद 2। पहले आपको सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो लेट इट बी सेकेंड डैश इक्वेशन। जब आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो दिस विल बी ट्वाइस H2O लिक्विड गिविंग यू ट्वाइस H2O गैस, और डेल्टा H विल बी ट्वाइस ऑफ 40.5 किलो जूल्स। अब देखिए फर्स्ट और सेकेंड डैश इक्वेशन को आप एडअप कर दीजिए, फर्स्ट एंड सेकेंड डैश इक्वेशन को आप एडअप कीजिए, यू विल कम अप टू दिस रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो जैसा जैसा आपने इक्वेशंस को किया बाय हेसस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, आप वैसा ही डेल्टा एच वैल्यूज को भी कीजिए, मतलब दिस प्लस दिस, दैट विल गिव यू द आंसर। -890 plus 2 into 40.5 will give you the enthalpy change for this reaction, and answer will be -809. -890 plus this 2 into 40.5, that is 81. So -890 plus 81 will be equal to -809 kilojoules per mole. So answer for 32nd question is B option, -809 kilojoules per mole.